हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा जो आज का टॉपिक है, अब हर बार आप बोलते होंगे सर हमेशा ये बोलते हो आज का टॉपिक। तो बच्चे सीधी सी बात, नो बकवास, में टॉपिक ही वही बनाता हूं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई गैस करेगा आज का टॉपिक क्या है? यस पहले से पता था तो मैं तभी कह रहा हूँ CFS। चलो CFS, पर ये मैं गैस उनसे पूछ रहा था जो बच्चे मेरी वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो ये वीडियो बन रही है, घंटे 2 घंटे में इसको अपलोड भी कर दिया जाएगा। तो उनसे मेरा क्वेश्चन था, तो ये टॉपिक है CFS। अच्छा, CFS की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके स्कूल्स में हो चुका है? शुरू हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, या हो चुका होगा, या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट पता क्या होता है? ये हमारे वाइवा में भी पूछा जाता है, ज्यादातर वाइवा से भी क्वेश्चनिंग होता है इसका। दूसरा, इसका प्रोजेक्ट में भी एक क्वेश्चन आता है। तीसरा, बोर्ड में भी एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का, ठीक है। प्रोजेक्ट में भी इसका क्वेश्चन आएगा, वाइवा में भी आएगा। प्रोजेक्ट मतलब जो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आपकी बनती है उसमें भी आता है। यानी ये टॉपिक हर लिहाज से क्या है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अवॉइड आप कर ही नहीं सकते। और सबसे मजेदार बात आज ही बता रहा हूं, लिख के रख लो, 100% ये क्वेश्चन आएगा। मैं ये भी बता दूंगा सीक्वेंस क्या है इसकी सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 34। नहीं आएगा तो पेपर फाड़ देना, ऐसा होगा ही नहीं, ये हमेशा आता है, ठीक है। पहले यह आता था बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन, अब यह हटकर कितना हो चुका है, 6 मार्क्स, क्योंकि CBSE ने अकाउंटेंसी के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 6 कर लिया है, ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो क्या है, 6, ठीक है। तो ये पहले 8 में आता था, अब किस में आएगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम CFS, तो क्या फुल फॉर्म होती है CFS की? भाई डस्टर कहां चला गया, मिल गया, ठीक है। तो CFS की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, बताएं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो लिख भी लेते हैं फटाफट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अच्छा इसको ये भी बोलते हैं हम AS3। AS3 का मतलब होता है, हाँ आपसे पूछू ना, AS3 का मतलब क्या था? अभी तो बहुत ज्यादा जोश में थे आप। बिल्कुल सही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। वैसे इसका यूज है नहीं, पर जब बड़े क्लासेस में जाएंगे, BCom में, MCom में, CA, CS, ICWA में, तो वहां इन चीजों के बारे में पूछा जाता है भाई कौन से एस के अंदर आता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब नाम से पता चल रहा है किसका फ्लो, कैश का। कैश मतलब नगद नारायण। मैं यहां खड़ा हूं किसके लिए, आप यहां बैठे हो किसके लिए, मैं अभी जनरेट कर रहा हूं, आप फ्यूचर में जनरेट करोगे, सीधी सी बात है ना भाई। अभी जनरेट मैं कर रहा हूं, आप फ्यूचर में जनरेट करोगे, और आप तो मुझसे ज्यादा जनरेट करोगे, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास है एडवांस टेक्नोलॉजी, आपके पास है अपॉर्चुनिटी, आपके पास है मौका, आपको यह पता क्या हो सकता है। हमारा तो हो गया जो होना था, आपके पास क्या है, क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज, और उस अपॉर्चुनिटी को सही से अगर यूटिलाइज करोगे तो बहुत अच्छा करेंगे आप। कैश फ्लो स्टेटमेंट, चलो इसको समझते हैं। कैश मतलब कैश ऑन हैंड। लाइट भी चलेगी, बहुत अच्छी बात है। कैश ऑन हैंड कह लो या कैश ऑन बैंक कह लो। कैश ऑन हैंड वो पैसा जो आपके हाथ में है, पल्ले में या गल्ले में, समझते हो? पल्ला गल्ला, पल्ला मतलब आपके पास, गल्ला मतलब आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। और जो पैसा आपके बैंक में, दैट इज कॉल्ड कैश। क्लियर है? कैश। अब इसके अंदर केवल कैश आएगा, कैश एंड कैश, विजिबल हो रहा है? हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, कैश के इक्वल या कैश के समान, कैश के सामान नहीं, सामान, रिलेटेड, कैश से रिलेटेड। जैसे आपने किसी को पेमेंट करनी है, आप चाह रहे कि शायद सर को फीस देनी है, नहीं दे पा रहे आप कैश, आप बाहर गए शादी में, मैंने कहा भाई फीस देनी है, तुम्हारी ड्यू डेट है, तो आपने कहा सर ओ डोंट वरी, मैं आपको क्या करता हूं, जीपे, जीप पे नहीं, जीपे, कहीं आप जीप दिखा दो उनको व्हाट्सएप पर डाल के, वो नहीं, जीपे कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कैश। या आप मुझे, अब किसी बच्चे की फीस ज्यादा पेंडिंग थी, 2 महीने की, 6 महीने की, तो उसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, ये लो जी चेक, आपने मुझे चेक काट के दे दिया, उस चेक को मैंने कैश में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आएगा? नहीं सर, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी एक टाइमिंग होती है। तो कैश इक्विवेलेंट मतलब विच इज easily converted into कैश। जैसे
शेयर्स हो गए, डिबेंचर शेयर्स हो गए, सिक्योरिटीज होगी, आपकी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, या आपका चेक्स वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो कैश क्लियर हो गया। अब आते बात फ्लो। फ्लो क्या होता है? यस बताइए। फ्लो बहना, जैसे नाक का बहना है या पानी का बहना। नाक का बहना इसलिए कह रहा हूं कि सर्दियों का मौसम चल रहा, हो सकता है आप किसी की नाक बह रही हो, तो भाई उस नाक बह रही है उसकी, ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? नमन। नमन बेटा इलाज कराओ अपना, ये देसी घी लिए मत घूमो ऐसे, ठीक है। चलिए तो फ्लो की बात करते हैं अब। फ्लो मतलब बहना। अरे कोई बात नहीं भाई, बहना। पानी बाल्टी में है, दैट इज फ्लो। पानी नल में चल रहा है, नल खुल गया, अब पानी, ये क्या है? फ्लो। नदी के अंदर पानी, ये फ्लो है अगर बह रही है तो। अगर नदी बह रही है तो फ्लो, और ठहरी है तो, अगर ठहरी तो नदी नहीं है, अगर ठहरी है तो वो नदी नहीं है, वो क्या हो गया? तालाब या पोखर, है ना, या झोड़ बोलते हैं उसको, झोड़ी बोलते हैं शायद गांव के एरिया में, है ना, जोड़ जो भी है ना, छोटा सा होता है। हाँ, तो जहां पर गाय भैंस मवेशी वगैरह पानी पी लेते हैं, है ना, आपकी बात नहीं कर रहा ठीक है। तो फ्लो, क्या फ्लो का मतलब यही है इसमें, अकाउंट्स में फ्लो का मतलब यही होगा, बहना। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक मतलब जो पैसा स्टोर्ड है, फ्लो मतलब जो रोटेशन में है, इन्वेस्टमेंट में, वो फ्लो कहलाता है। पर यहां पर फ्लो का मतलब क्या हो जाता है बेटा? फ्लो। चलो देखते हैं। तो सपोज करो 2020 में आपका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2 लाख का, और 2021 में आपका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3.5 लाख का। तो इसमें से फ्लो कौन सा है, 2 लाख या 3.5 लाख? हाँ, अरे बोलो, कुछ तो दिमाग लगाओ। दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल हुआ 2 लाख, इस साल हुआ 1.5 लाख, ओ सॉरी 3.5 लाख। तो डिफरेंस कितना आ गया? तो फ्लो का मतलब होगा अकाउंट में चेंज। फ्लो का मतलब होगा चेंज। अब ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये चेंज कौन सा है, पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव। पॉजिटिव कैसा होता? उल्टा हो जाता, यहां पर आया प्रॉफिट 1 लाख और यहां पर आ गया प्रॉफिट 50,000। तो सॉल्व करेंगे, 50,000 माइनस 1 लाख, तो आंसर क्या आ जाएगा? -50,000। क्या मैंने सही लिखा है? ये बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि अकाउंट्स में माइनस का साइन नहीं आता, क्या आ जाता है? ब्रैकेट आता। हमने पहले पढ़ रखा प्रीवियस क्लासेस में कि अकाउंटेंसी में जब भी माइनस शो करना होता है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं फिगर को, तो क्या कहलाती है हमारी? माइनस। ये कॉमर्स वाले की ट्रिक्स होती है जो आर्ट्स या साइंस वालों को नहीं पता होता, ठीक है ना, ये हमारी अपनी अपनी ट्रिक्स है। तो आई होप कैश समझ में आ गया, फ्लो समझ में आ गया। कैश मीन द कैश विच इज इन योर हैंड, विच इज इन योर बैंक, और दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू अ कैश। इस वाले कैश को क्या कहते हैं? इजिली कन्वर्टेड हो जाता है जो, उसे बोलते हैं हम, वेरी गुड, क्या बोलते हैं हम? लिक्विड कैश। तो कैश समझ में आ गया। फ्लो का मतलब होता है चेंज इन, चेंज, पहले कितना था और अब कितना है, दैट इज कॉल्ड फ्लो। अब स्टेटमेंट इज अ पीस ऑफ पेपर। स्टेटमेंट इज अ पीस ऑफ पेपर, कि भाई एक पेपर में बताया जाता है कि कितना प्रॉफिट है, क्या आपके हाथ में, एक पूरे पीस ऑफ पेपर में। तो आई होप यहां तक पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी इट इज अ वन डॉक्यूमेंट इन विच द फ्लो ऑफ अ कैश इज रिटर्न, इट फ्लोज ऑफ अ कैश इज गिवन। क्लियर है? ठीक है, यस। तो हमने पढ़ लिया भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फ्लो को थोड़ा सा और लेके चलते हैं। देखिए बच्चे, ये फ्लो को ले गए हम यहां पर। तो फ्लो में 2 तरीका का होगा, एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। देखो फ्लो, ये आपकी क्या है बच्चे? क्या है आपकी? बच्चे फर्म तो हो ही नहीं सकती नहीं। अगर मैं वॉल्यूम 2 पढ़ा रहा हूं एडमिशन या पार्टनरशिप वाला, तो ये फर्म कहलाएगी। अब वॉल्यूम 3 चल रहा है तो बेटा क्या कहलाएगी? यस। कंपनी एक्ट कौन सा है? 1956। और पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932, ठीक है ना। ओके, तो ये कैसा होगा? कंपनी। ओके जी। तो कंपनी में जो कैश का 2 चीज होंगे, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो। तो क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? इनफ्लो या
आउटफ्लो। या तो एक हो सकता है क्या, नो फ्लो, ये भी बताएंगे अभी, ठीक है। या तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो, या तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो, या तो क्या होगा, नो फ्लो, ठीक है। इनफ्लो आउटफ्लो तो समझ में आ गया, नो फ्लो क्या होगा, चलो वो देखते हैं, है ना, समझते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ले रखे हमने, कई बार ये एमसीक्यू में या वन वर्ड्स में या वाइवा में पूछ ले जाते हैं आपके टीचर के द्वारा। वो पूछ लेगा बेटा कि डू यू नो अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली शो, वी स्टडीड फ्रॉम द शास्त्रीय ट्यूटोरियल, डेफिनेटली वी नो द आंसर विद द रीजन आल्सो। तो चलिए ठीक है, हम आंसर नहीं केवल रीजन भी समझेंगे इसका। यस, मैं नहीं आ रहा, बोर्ड आ रहा है ना, तो बस ठीक है बेटा। मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना तो मैंने 400-500 वीडियो बना रखी है, उसमें देखना। अभी फिलहाल बोर्ड को देखो ना। थैंक यू वैसे बताने के लिए। चलिए, तो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एक एक चीज को विद लॉजिकल समझेंगे, नो रट्टाफिकेशन। तो क्या कहता है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब मुझे ये बताइए, आपने अपनी कंपनी के लिए परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी, तो कैश का इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ भाई। जेब से, कंपनी की जेब से पैसा गया, तो क्या हो गया बच्चे, आउटफ्लो। तो यहां क्या लिख देंगे आप, ये विजिबल है, होगा नहीं है तो मुंह से तो बोल ही रहा हूं, आउटफ्लो, पैसे का गया, क्या आया क्या नहीं, केवल पैसे को देखना हमने। किसको देखना है, कैश को। कैश आ रहा है या जा रहा है, क्या है, कुछ नहीं, कितना आ रहा है कितना जा रहा है ये नहीं, बस आ रहा है और जा रहा है। चलिए, परचेज ऑफ स्टॉक, वेरी गुड। अरे आप तो बहुत तेज हो गए भाई। क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, कैसे, अब क्रेडिटर रिटर्न ऑफ समझाओ मुझे, कौन समझाएगा। क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ क्या होता है, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली क्लोज करना, कंप्लीटली बंद करना। अब देखिए क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने पैसे देने, उसको रिटर्न ऑफ करने का मतलब सारे पैसे चुका दिए, गॉट इट। तो इसमें पैसा आया या गया, तो आउटफ्लो। रीजन भी आना चाहिए ना आपको, ये थोड़ी कि रट्टे मार के आने, आउटफ्लो, क्योंकि रटा हुआ भूल जाओगे पर लॉजिकली जो समझोगे कभी नहीं बोलोगे। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यस इसका बताओ, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यस आंसर, हाँ नो फ्लो, क्यों, सर ना पैसा आया ना पैसा, कैसे कहता भाई, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट। चलो पहले समझते हैं, बैड डेट का मतलब पैसे का डूब जाना। अब हम क्या करते हैं, जो समझदार बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा ऐसी चीजों के डेटर्स के लिए क्या बना कर रखते हैं, प्रोविजन बना कर रखते हैं कि भाई अगर फ्यूचर में कुछ हो जाए। अब प्रोविजन किससे बनता है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट से तो हम प्रोविजन को बनाते हैं, याद पता है ना आपको। अब देखिए मैंने इस जेब, दिख नहीं रही जेब है ना, चलो मैंने इस जेब से पैसा निकाल के इस जेब में डाला, या इस जेब से पैसा निकाल के पैंट की जेब में डाला, भाई क्या इनफ्लो आउटफ्लो हुआ कंपनी में, एक जेब से दूसरी जेब में तो गया पैसा, यानी फर्म में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया पैसा, ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा हम, नो फ्लो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। भाई आपने 2 लाख रुपए, आपके पास 2 करोड़ पड़े थे, 2 लाख अच्छा लग रहा ना, कंपनी की बात है, 2 करोड़ पड़े थे जेब में, यहां से निकाला बैंक में डाला, इनफ्लो या आउटफ्लो, रहेगा तो 2 करोड़ ही ना, आप ही की तो पैसा है वो। आप याद करो जब मैंने कैश के बारे में बताया था, कैश ऑन हैंड और कैश एट बैंक, वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें भी क्या आएगा बेटा, नो 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 फ्लो। फिर आता है भाई ये अच्छा है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड को मैं थोड़ा और डिटेल में करूंगा जब फॉर्मेट सिखाऊंगा, वैसे आपको डिविडेंड पता होगा, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, किसको मिलता है डिविडेंड, जो शेयर्स हमारे खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के शेयर क्यों खरीदता है, वो इस लालच में खरीदता है, इस वजह से खरीदता है कि कल को ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी साल के अंत में, तो अपने प्रॉफिट का, लाभ का अंश, लाभांश, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड, हमको डिविडेंड देगी, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, मैं थोड़ा इसको सिनेरियो से कहानी के रूप में समझाता हूं। एक कंपनी है, उसने आज की डेट में शेयर इशू किए, शेयर होल्डर्स ने शेयर खरीद लिए 1 अप्रैल को, अकाउंट कब क्लोज होगा, 31 मार्च को अगले साल। तो वो पहले दिन ही डिसाइड कर देती है कि भाई आपको साल के अंत में इतना डिविडेंड मिलेगा। उसने क्या कर दिया, डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट कर दिया,
तो क्या इसमें हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ? ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे नेता आते हैं हमारे पास, ऐसे हाथ जोड़ के आते हैं ना नेता लोग। अभी 2024 के चुनाव होंगे, देखने ऐसे दिखेंगे आपको अखबार में और उसमें न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में चैनल्स में, ऐसे नेता हाथ जोड़ रहे हैं। आपके मोहल्ले में भी आएंगे, जो कभी नहीं दिखते थे ईद के चांद, वो आपके घर में आएंगे, झाड़ू भी लगवाएंगे, बाहर गली में रोड बनवा देंगे, लाइटें लगवा देंगे, आपकी समस्या सुनेंगे और जैसे चुनाव जीतेंगे ऊपर ये पापा कहां गए। तो ठीक है, तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है आपने अनाउंस कर दिया कि हम आपको डिविडेंड देंगे, पर दिया तो नहीं है ना, तो इसमें क्या आएगा? नो फ्लो, ना पैसा आया ना गया। बातें तो बनाइए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आया, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? इनफ्लो। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, भाई कर्जे पे आपने ब्याज चुका दिया तो आउटफ्लो। फिर लास्ट आता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीन पे डेप लगाना, पक्का? नो फ्लो। भाई देखिए ना, ये पेन ऐसा है, ठीक है, मैं दूसरा दिखाता हूं, मिल जा भाई, मिल जा भाई, हाँ ठीक है, ये पेन ऐसा है बिल्कुल नया, देखो हर तरफ से दिख रहा है। ये पेन कुछ समय ऐसे हो गया तो इस पे क्या लग गया? डैप लग गया, घिस गया, आउट हो गया, थोड़ा सा वियर एंड टेयर हो गया, फीका चल रहा होगा, चल रहा है देखें जरा तो, हाँ चल तो रहा है भाई, जान है इसके अंदर। तो ये क्या हो गया? डैप। तो क्या मुझे पता है इसकी कीमत क्या हो चुकी है? डिक्लाइन हो चुकी है, घट चुकी है, पर ना इसमें पैसा आया ना गया, ठीक है, तो दैट बाय डेप्रिसिएशन इज नो फ्लो। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो अब हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसका मेथड, बेसिकली इसके 2 मेथड होते हैं, जैसे यहां पर भी लिखा हुआ है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है और इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में है, जो कि हम सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड इसलिए लिखा है क्योंकि बीकॉम वगैरह में डायरेक्ट मेथड से भी इसको बनाया जाता है, और वैसे डायरेक्ट मेथड से थोड़ा टफ होता है, इसलिए अभी आपको 12th लेवल में इनडायरेक्ट मेथड दिया जाता है। अगर डायरेक्ट मेथड से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो आप शुरू भी नहीं कर पाएंगे, इसको बहुत टफ हो जाएगा। तो हम वहां जाना ही क्यों, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पहुंचना ही क्यों है, देखना ही क्यों है। चलिए, तो हमारा जो होता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, आई नो दैट, हम किस लिए बनाते हैं भाई? चलो थोड़ा सा मैं इसको ही रोकता हूं, एक छोटा सा एक चीज स्टार्ट करते हैं कि भाई क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। चलिए, हम जो बनाते हैं जब 12th स्टैंडर्ड में, तो हम बनाते हैं क्या बेटा? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है जी। फाइनल अकाउंट्स हमारे क्या क्या आते हैं, बताएगा कोई मुझे? अरे बोलो, सब P&L वगैरह आ जाते हैं, और दूसरा क्या आता है हमारा? बैलेंस शीट आती है, ठीक है जी। अरे हाँ या ना? चलिए जी, तो P&L अकाउंट में हम बेसिकली क्या क्या चीजें बनाते हैं भाई? यहाँ पर सेल आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, स्टॉक वगैरह आ जाएंगे, और लास्ट में हमें पता चलता है कि भाई जो नेट प्रॉफिट है वो आ रखा है 15 लाख का, बनता ना। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि 11th में आप ये नेट प्रॉफिट वगैरह निकाल चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा आपको? 15 लाख का। अब जब बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें होता है डेटर होता है, स्टॉक होता है, यहाँ पर क्रेडिटर होते हैं, यहाँ पर बिल्स पेबल होते हैं, कैपिटल होती है, लायबिलिटी, और कैश दिया होता है 3 लाख का। अब देखिए सोचने वाली बात भाई, अब जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब आप उसको ये फाइनल अकाउंट भेजते हो कि सर एक कागज में आपने नेट प्रॉफिट P&L बना के दे दिया और एक कागज में आपने उसके नीचे बैलेंस शीट बना के दे दी, तो भाई वो बोलेगा भैया मुझे ये बात समझा दो कि जब आपका P&L मुझे 15 लाख का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, 15 लाख का क्या दिखा रहा है? नेट प्रॉफिट, यानी कि आपको इस साल 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई ये बैलेंस शीट में तुम मुझे 3 लाख का कैश क्यों दिखा रहे हो? 12 लाख कहां गए? 12 लाख कहां गए? आ रहा है तुम्हारे मन में डाउट? आ रहा है कि ना? एज ए इन्वेस्टर आप सोचो, मैं कंपनी हूं, मेरे पे आपने पैसा लगाया, मैंने आपको एक कागज दिखाया कि सर 15 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ, हाथ में कैश 3 लाख है। आप गए ओहो ओले कहा को रे मत तू, 12 लाख कहां गए? 12 लाख का हिसाब कहां है? ओए होए, चलो कोई नहीं, वो मेरा बेटा बता रहा नहीं पता पापा, कोई नहीं, चलो बेटा बहुत टाइम है आपका,
इन चीजों के लिए, ठीक है। तो ये 12 लाख कहां गए? अब इस चीज के लिए अब कैश की इन्वॉल्वमेंट बच्चे हमारी कहां होती है? ज्यादातर कहां मिलता है हमें कैश? कैश बुक में। तो हम इन्वेस्टर से बोलेंगे लो भैया कैश बुक देख लो। अब 1 साल की कैश बुक कितनी मोटी बनेगी? इतनी। क्या इन्वेस्टर के पास इतना टाइम हो पूरी कैश बुक को पढ़ने पड़ता रहे? अगर आप खुद लॉजिकली सोचो, जिनकी दुकान है, सपोज करो आपकी परचून की दुकान है, तो एक दिन में कितने ग्राहक आते होंगे कैश के? 50, 100, 1000 भी आ सकते हैं। अब एक दिन में इतना है तो एक महीने में कितने हुए और एक साल में कितने हुए? तो उन सब के बारे में जानना इतना टफ है। वो कहता आई डोंट हैव अ टाइम, मुझे एक कागज में बता भाई हिसाब क्या है। तो यहां से रिक्वायरमेंट हुई किसकी? सीएफएस की। इससे सीएफएस हमें मिला कि हमें सीएफएस बनाना चाहिए। अब सीएफएस में 3 एक्टिविटी आती है। देखो क्या आती है? एक आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी आती है सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन तीनों एक्टिविटीज से हमें साफ पता चल जाता है कि भाई हमारा पैसा ऑपरेटिंग में कितना लगा, इन्वेस्टिंग में कितना लगा और फाइनेंसिंग में कितना लगा। अब इसको धीरे धीरे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि इन्वेस्टर्स को वो एक कागज में, एक स्टेटमेंट में साफ पता चला जाए कि भैया जो ये 12 लाख है ये कहां कहां इन्वेस्ट हुए या कहां फाइनेंस हुए या कहां ऑपरेशन में लगे, ठीक है। क्योंकि P&L ये चीजें शो नहीं करता, बैलेंस शीट ये चीजें शो नहीं करता, इसलिए कैश फ्लो की हमें जरूरत पड़ी, उसकी नेसेसिटी थी, इसलिए कैश फ्लो बना। क्लियर है मामला? चलिए, तो हमने पहले बताया कि बिजनेस की जो 3 कोर एक्टिविटी, 3 मेन एक्टिविटी, उसमें सबसे पहले कौन सी होती है? मेन एक्टिविटी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कोर एक्टिविटी, यानी ये होनी ही होनी है, चाहे कुछ होना हो ये होगा। अब मेन एक्टिविटी उसको नाम देते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटीज। वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहला काम हर बिजनेस का क्या होता है? सेल करना या परचेज करना। सर यहीं से तो बिजनेस बनेगा, या तो आप सेल करोगे या तो आप परचेज करोगे। तो मेन एक्टिविटी क्या है? सेल और परचेज। अब सेल और परचेज के अलावा भैया सरकार को सेल और परचेज के अलावा खर्चे भी तो पूरे करने, तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस वो भी जरूरी है, क्योंकि बिना खर्चों के सेल होगी ही नहीं। सेल में खर्चे कैसे आएंगे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ये कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, बहुत सारी चीजें आएंगी। क्लियर है? अब ये हो गया एक्सपेंसेस। परचेज में भी खर्चे होते हैं, कहीं जाना है तो गाड़ी का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सामान को स्टोर करने का खर्चा, कई चीजें के खर्चे। तो सेल और परचेज के एक्सपेंसेस हो गए मेन एक्टिविटी। दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया एक्सपेंसेस। लास्ट में भाई सरकार को भी तो टैक्स देना है, कोई सरकार छोड़ देगी आपको? आप उसके देश में काम कर रहे हो तो कहते हैं भैया यू हैव टू गिव अ टैक्स। तो ये सारी 4 हमारी क्या कहती है? ऑपरेशनल एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? चलिए ठीक है, इसको यहां पॉज कर लीजिए आप। तो हमने पहली एक्टिविटी कर ली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी शुरुआती एक्टिविटी। क्लियर है? शुरुआती में दोबारा फटाफट डालें, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फिर आता है सर हमारा दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स्ड एसेट्स। इसमें क्या आएंगे बेटा? सारी फिक्स्ड एसेट्स आएंगी। परचेज ऑफ एसेट्स, या तो इसमें परचेज किया जाएगा एसेट्स को। जब एसेट परचेज होगी इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो माइनस, और जब सेल ऑफ एसेट होगा तो इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो प्लस। ठीक है, याद रखेंगे प्लस और माइनस कैसे होगा इसमें। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे जब इसको न्यूमेरिकल करेंगे तो इन्वेस्टिंग सबसे इजी होता है, पर जब इसका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्यों? ये इतना आसान नहीं आएगा, पर डोंट वरी, हैव फेथ ऑन मी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग मतलब नाम से पता चल रहा फाइनेंस, या तो फाइनेंस करेंगे या लेंगे। जैसे पैसे की जरूरत है तो हम क्या कर लें? शेयर को इशू कर दें, डिबेंचर्स को इशू कर दे, प्रेफरेंस शेयर को इशू कर दे। शेयर भी 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। दोनों को इशू किया तो क्या आएगा? इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश। लोन टेकन, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश। रीपेमेंट ऑफ लोन, अब भैया लोन लिया तो चुकाना नहीं है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा आया गया, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो। अब डिविडेंड इंटरेस्ट पेमेंट, शेयर इशू किए थे, डिबेंचर इशू किए थे, यहां पर डिबेंचर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको भी और डिटेल में लेंगे भी, तो मैं हल्का से ले रहा हूं। तो शेयर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर को क्या देंगे आप? और डिविडेंड इशू, सॉरी डिबेंचर इशू करेंगे तो इंटर। तो इन दोनों में आउटफ्लो और इन दोनों में इनफ्लो। तो ये हमारी 3 एक्टिविटी है जो हमारी किसके अंदर आती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। आई होप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए तो यहां से हम स्टेप इन कर रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। कैश फ्लो का स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखें तो इतना बड़ा होता है,
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उससे पहले ये वर्किंग नोट में आता है हमारा, ये क्या आता है बेटा हमारा वर्किंग नोट में। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये होता है, ये जो फॉर्मेट है ये किसके लिए है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो बिफोर टैक्स, टैक्स तो आपको पता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में भी बताऊंगा जब थोड़ा नीचे चलेंगे हम। ठीक है, तो यानी ये जो आंसर निकलेगा मेरा, वास्तव में ये आंसर यही है। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं वेस्ट नहीं कर रहा, टाइम लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, यानी ये जो निकाला जाएगा इतनी सारी कैलकुलेशन करके प्लस माइनस करके, एटलीस्ट मेरे हाथ में क्या आएगा? ये आ जाएगा मेरे हाथ में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और ये हमारे मेन फॉर्मेट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी जो मेन फॉर्मेट होगा उसकी सबसे पहली हेडिंग हमारी ये पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट हमारा काम बनता है वर्किंग नोट में। क्लियर है? अब इस चीज को एक एक करके समझते हैं। तो हमारा ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कहां का हमारा? P&L का। याद आ रहा? बताया था अभी। तो P&L का जो नेट प्रॉफिट होगा, तो हमने क्या निकालना है इसमें? कैश का फ्लो। तो कैश का फ्लो कैसे निकलता है? चेंज। तो यानी कैसे निकलेगा? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। ठीक है, तो ये जो प्लस माइनस में जो आएगा वो हमारा आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। ठीक है, फिर आता है सर ट्रांसफर टू रिजर्व। इसमें याद रखिएगा, इसमें हम एक्सक्लूड करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। वो नहीं लेगा था क्वेश्चन में। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया होगा तो ये नहीं लेंगे, और को रिजर्व दिया होगा, जनरल रिजर्व दिया होगा, WCR दिया होगा या DDR दिया होगा, तो वो इसमें ट्रांसफर हो सकता है, पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ट्रांसफर के अंदर नहीं होगा। अभी पूरा समझाऊंगा मैं लॉजिकली, प्लस माइनस कैसे करना है, क्या करना है। प्रपोज डिविडेंड। अब देखिए, पहले क्या होता था? प्रपोज डिविडेंड लिया करते थे करंट ईयर का। ठीक है, करंट ईयर का। पर अब क्या हो चुका है? प्रपोज डिविडेंड नहीं लेते करंट ईयर का, अब लेते हैं हम डिविडेंड पेड। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा डिविडेंड पेड, या डिविडेंड कैसे दिया होगा आपको? एक दिया होगा आपको 2021 का डिविडेंड, और एक दिया होगा 2022 का डिविडेंड। तो आप मुझे बताइए इसमें से करंट ईयर कौन सा है, 2022 या 2021? भाई जो बड़ा होता है वही हमारा क्या कहलाता है? करंट ईयर। और ये क्या कहलाएगा? मेरा प्रीवियस ईयर। सपोज करो इसमें दे रखा है 3 लाख और इसमें दे रखा है 2 लाख, तो हम कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे इसके अंदर? प्रीवियस ईयर का। किसका लेंगे बेटा हम? प्रीवियस ईयर। कई बुकों में जो आपके पास अगर पुराने एडिशन की बुक है तो बेटा उसमें प्रपोज डिविडेंड होगा और इसमें करंट ईयर लिया होगा। तो अब सिलेबस पिछले 2 साल से चेंज हो चुका है। मैं बता दूं आपको, प्रपोज डिविडेंड नहीं होता, केवल डिविडेंड होता है। डिविडेंड 2 तरह के होते हैं। इस डिविडेंड को बोलते हैं, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, मेरे दिमाग का तो ब्लैक कमन। इस डिविडेंड को बोलते हैं डिविडेंड, सॉरी ये हो गया, प्रीवियस ईयर का कहलाता है पेड, और ये कहलाता है मेड। थोड़ा नहीं आ रहा होगा समझ में? आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं तरीके से। बेटा आप थोड़ा साइड में आइए। हाँ, तो यहां देखते हैं हम दोनों पढ़ेंगे। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ये भी समझाते हैं। इंटरिम डिविडेंड कितनों को पता है? इंटरिम डिविडेंड पता किसी को? अरे हाँ या ना? तो जल्दी बोलो ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? बेचारा जो ऑनलाइन देख रहे हो कैसे कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जवाब भी नहीं दे रहे। नहीं पता तो नो बोलो, पता तो हाँ बोलो, खत्म कहानी। चलिए, तो ये हो गया हमारा साल शुरू 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, कंपनी अगर 1 अप्रैल 2021 को शुरू हो रही है तो खत्म कब होगी? 31 मार्च 2022 को। ये दिख रहा है, विजिबल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड, पहले मैं इंटरिम बताता हूं, फिर थोड़ा उस डिविडेंड पे चलता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, ये पब्लिक है। ये कौन है? पब्लिक है। पब्लिक ने शेयर खरीदे, आपकी फर्म के क्या खरीदे? आपकी कंपनी के क्या खरीदे? शेयर्स खरीदे। किस उम्मीद में? किस उम्मीद में खरीदे? शेयर किस उम्मीद में खरीदे भाई? शेयर में इंटरेस्ट नहीं मिलता सर, मैं पहले बता दूं, डिविडेंड के लिए। इस उम्मीद में खरीदे कि भैया लास्ट में जब प्रॉफिट कमाएगी फर्म, कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा, जितने कि हमने शेयर खरीदे, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा यानी लाभ का अंश हमें वो लास्ट में देगी। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। क्लियर है? शेयर इसलिए खरीदे जाते हैं।
अच्छा, अब एक कंपनी ऐसी है उसको पता है यार कि ये देखो अप्रैल हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च। कंपनी ने देख लिया भाई कि मई में भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जून में भी मतलब अच्छा सेल होती जा रही है, तो उनको अंदाजा लग चुका है कि यार प्रॉफिट बहुत शानदार हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए अगर कंपनी के शेयर बिके हैं, क्वेश्चन है मेरा सुनिएगा, अगर कंपनी के शेयर बिके हैं तो एज अ कंपनी मेरा फर्ज क्या बनता है, शेयर होल्डर को लास्ट में क्या देना, डिविडेंड देना बनता है। अगर नहीं दूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे नहीं दिया तो क्या होगा। तुमने एक महीना मुझसे ट्यूशन पढ़ा, तुमने फीस नहीं दी तो मेरा क्या होगा, मन उदास होगा, लॉस होगा, और मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा बच्चों से कि यार ये बच्चे बेकार है, फ्रॉड है। क्या होगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, कंपनी की मार्केट में वैल्यू बिगड़ जाएगी। शेयर होल्डर्स 10 को 15 को 20 को बताएंगे भाई ये कंपनी में पैसा मत लगाना, हम तो डूब गए, तुम मत डूबना। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो भाई ये चाहे कुछ करे ना करें, शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टमेंट के रूप में, रिटर्न के रूप में क्या देंगे, डिविडेंड। तो अमूमन यहां पर जब डिविडेंड पे होता है तो इस डिविडेंड को बोला जाता है, ये दिख रहा बेटा वीडियो में आ रहा है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा को घुमा दो, फाइनल डिविडेंड बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं हम प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, या इसको बोलते हैं डिविडेंड। चलो इसको भी रहने देते हैं, मेड और पेड में दूसरी बात समझाऊंगा, अभी नहीं, आप और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यानी कि अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन टाइप में कि हमने डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर हम कहां करेंगे, यहां पर या वहां पर। डिक्लेयर हम पहले दिन में करते हैं जब शेयर बेचे जाते हैं, तो हमने डिक्लेयर किया था कि लास्ट में तुम्हें देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल डिविडेंड, या इसको बोलेंगे हम प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि हमने शुरुआत में प्रपोज किया था कि इतना देंगे। क्लियर है मामला। अच्छा, अब दूसरा रीजन कि हमने देखा कि यार हर महीने हमारी सेल अच्छी हो रही है, तो कंपनी एनालाइज कर लेती है कि हमारा प्रॉफिट बहुत शानदार हो रहा है, उन्हें पता लास्ट में देना ही है, तो क्यों ना अपने शेयर होल्डर को हम बीच में ही दे दे पैसा, यहां पेमेंट करते हैं सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। तो इस डिविडेंड को क्या बोलेंगे हम, इंटरीम डिविडेंड। बात समझ में आ गई। अगर साल के बीच में ही दे दिया तो इंटरीम डिविडेंड, और साल के अंत में दिया तो फाइनल डिविडेंड। ऑब्वियस, अंडरस्टूड। अब यहां से एक चीज और आती है कि भाई ये तो आपको रिफ्लेक्ट हो सकता है बैलेंस शीट में, ये कभी भी आपको बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट बनती ही एंड में, हमेशा लिखा होता ना 31 मार्च या 31 दिसंबर, तो बीच की तो एंट्री आएगी नहीं। ये कहां मिलेगा आपको, हमेशा कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट में मिलेगा। यहां से ये बात भी क्लियर हो गई, बात समझ में आ रही है। आई होप ट्रांसफर टू जनरल, ये भी समझाऊंगा ट्रांसफर टू जनरल, ये दोनों पॉइंट एकदम से ओके हैं, क्लियर है। फाइनल डिविडेंड मतलब विच इज पेड एट द लास्ट ऑफ अ अकाउंटिंग ईयर, और इंटरिम डिविडेंड विच इज पेड विद इन अकाउंटिंग ईयर, बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है मामला। प्रोविजन फॉर टैक्स, हर कंपनी अपने लिए एक टैक्स का प्रोविजन बना कर रखती है, क्योंकि उसे पता है हम जो कमाएंगे सरकार को टैक्स देना ही देना है, तो इससे अच्छा पहले से बना कर रखे ना, तो उस टैक्स को पेमेंट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां तक क्लियर है? हेलो, चलिए ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, देखिए अमूमन वैसे हमारा ये और ये बहुत रेयर आता है क्वेश्चन के अंदर, पर ऐसा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बुक से पढ़ते हैं, बुक देखी होगी, उन्होंने टीचर्स ने भी करा दिया होगा, तो बोलेंगे यार शास्त्री सर ने नहीं करा रखा, तो मैं इसको करवा देता हूं, बता देता हूं। वैसे क्वेश्चंस में बहुत रेयर आता है ये, पर सीखना जरूरी, सीख लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या चीजें आती हैं, जैसे भाई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, वही होती बात, अर्थक्वेक और भूकंप एक ही बात होती है, मैं तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा था, ठीक है। या मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, तो ये वो चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होती हैं जो बिजनेस में अकस्मात होती हैं। आग लग गई, लॉस हो गया, या तुम्हारे बिजनेस में रोजमर्रा आग लगती रहती है, और हम तो आग से ही खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो काम ही आग का है, हमारा पटाखा बिजनेस, हम आग से ही खेलते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। ओकेजनली वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, या तो उनसे पैसा आएगा या जाएगा, नुकसान ही होता है। लॉटरी लग गई, जुआ खेल दिया आपने, खेलना मत प्लीज। हाँ, अब हम
हमारा देश ही अजीब है, यहाँ पर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही जुआ खेलने के लिए कह रहे हैं, एम्पियर खेलो, ड्रीम 11 खेलो, पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं कि जुआ खेलो, जुआरी बनो अच्छे से। तो चलो छोड़ो, कोई नहीं, उनको पैसा मिलता है इस चीज का, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तुम्हारा पैसा जाता है इसमें। फिर आता है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स का क्या होता है कि भाई आपने कोट किया था कि भाई हमारा 20 लाख का टैक्स लगना है, पर आपका टैक्स कम लगा, रिडम्पशन मिल गया उसमें, या उसमें छूट मिल गई, 20 लाख की जगह कितना लगा 18 लाख का, तो 2 लाख का क्या हो जाएगा, सरकार आपको टैक्स रिफंड कर देगी, तो उसे बोलते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, वो हमारा लेस हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों चीजें वो होती है। फिर जो प्लस माइनस करके सारा आएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम इस पॉइंट को समझेंगे, ये पॉइंट रह गया। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर है, इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमने एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिया है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस शीट का छोटा सा अंश या टुकड़ा, ठीक है, जिसमें फुल फ्लैश बैलेंस शीट नहीं होती है। तो हम बता रहे थे आपको, अब देखिए बैलेंस शीट में हमने जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया था तो उसमें मेन हेडिंग क्या होती है हमारी, शेयर होल्डर फंड्स, याद है? उसकी फिर सब हेडिंग होती है हमारी शेयर कैपिटल, उसमें 2 चीज आती है। शेयर कैपिटल हमारा क्या आता है, शेयर कैपिटल में क्या आता है हमारा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, याद आ रहा कुछ? तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात करें। रिजर्व एंड सरप्लस होता है, उसके अंदर आता है हमारा जनरल रिजर्व और सरप्लस, आती ना, ठीक, रिजर्व एंड सरप्लस। तो सरप्लस यानी इसमें 2 तरह के सरप्लस हो गए हमारे, कौन कौन से? ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग सरप्लस क्योंकि करंट ईयर है, और ये मेरा हो जाएगा ओपनिंग सरप्लस। ये कौन सा हो जाएगा, क्लोजिंग सरप्लस, और ये कौन सा हो जाएगा मेरा ओपनिंग सरप्लस। क्लियर है मामला? हेलो, याद है? ठीक है। फिर यहां पर आता है रिजर्व, रिजर्व जनरल रिजर्व। अब देखिए प्रीवियस से करंट में कितना रिजर्व ट्रांसफर हुआ, प्रीवियस से करंट में कितना रिजर्व ट्रांसफर हुआ, पहले था 50, अब कितना हो गया 60, तो कितना ट्रांसफर हुआ है 10,000। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो होता है हमारा वो सरप्लस से निकलता है, ठीक है जी। तो सरप्लस हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, यस नमन, सरप्लस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सरफराज, आयुष, सोहेल, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो क्लोजिंग सरप्लस कितना बेचा मेरा 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 40,000, तो कितना आंसर आ गया मेरा यहाँ 60,000। क्लियर है? सरप्लस को नेट प्रॉफिट ऐसे निकलता है, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, फॉर्मेट में देखा था, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। फिर आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर कितना हुआ है प्रीवियस से करंट में 10,000, तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा, और इसको नाम क्या दे देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये आ गया मेरा प्रॉफिट, वीडियो सही कर ली थी नीचे करके, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं थोड़ा सा बड़ा। तो उसमें एक्स्ट्रा बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, सरप्लस दे रखा है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में 2 चीज दे रखी है हमें। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आएगा ना, ये हमारे पुरानी बुक से ले रहे क्वेश्चन, तो प्रपोज डिविडेंड होगा, पर अब आपको प्रपोज डिविडेंड नहीं होगा। आपकी बुक में प्रपोज डिविडेंड लिखा होगा अगर देखिए पुराना एडिशन है, अगर न्यू एडिशन होगा तो डिविडेंड दिया होगा बस। तो प्रपोज डिविडेंड को नहीं लेना है। अगर प्रपोज डिविडेंड दिया है तो उसमें बता दूं आपको हमेशा कौन से लेंगे आप बेटा, प्रीवियस ईयर। देखो होता क्या है, डिविडेंड प्रीवियस ईयर का क्या होगा, जो पिछले साल आपने डिक्लेयर किया था उसको पे कब करोगे आप, नेक्स्ट ईयर। तो पिछले साल का जो डिविडेंड होगा प्रीवियस ईयर का, उसको बोला जाता है, ओ ये तो नया साल है ना, इसको जो पिछले साल का वो क्या कहलाएगा, पेड, और इस साल का क्या कहलाएगा, मेड। पेड मतलब कि इस साल पे होगा, अब मेड मतलब अगले साल पे होगा। तो हमने करंट ईयर की, ये क्या हो गया मेरा करंट ईयर, करंट ईयर की नो ट्रीटमेंट होगी बेटा, ठीक है, और पेड की ट्रीटमेंट इसके अंदर होगी। तो ये कौन सा आ जाएगा मेरा डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड लूंगा। क्लियर है मामला? अच्छा जी, तो पहले जनरल रिजर्व देख ले। जनरल रिजर्व पहले कितना था 70, अब कितना हो गया, पर हमारा हिसाब से पहले सरप्लस आता है ना, तो सरप्लस में क्या लिखते हैं यहां पर हम, नेट प्रॉफिट। इसमें क्या आता है, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। क्लोजिंग कितना है मेरा 2 लाख, और ओपनिंग कितना है 120, तो कितना आ गया 80, ठीक है। ये हो गया मेरा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पिछले साल से करंट ईयर में कितना आया, चेक करें कितना आ गया 30,000। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, ऐड, ये विजिबल हो रहा है भाई, जनरल रिजर्व कितना आ गया 30,000 प्लस का।
ये हो गया, ये हो गया। अब आता प्रोविजन फॉर टैक्स, वो लास्ट में लेंगे, पहले डिविडेंड लेते हैं। फॉर्मेट के हिसाब से लेंगे ना, फॉर्मेट में क्या पहले क्या था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड है नहीं तो लिया नहीं, इंटरिम डिविडेंड के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, चलो तो पहले डिविडेंड ले लें, तो केवल डिविडेंड लिखेंगे हम। डिविडेंड कि कौन सा लेंगे, प्रीवियस का करंट का, प्रीवियस का कितना आ जाएगा 30,000। ये मैरो भी बनाया था उसके साथ, आपने नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं बस। डिविडेंड। अब आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का ले, पिछले साल का ले, बोलिए सब। प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा हमेशा करंट ईयर, क्योंकि इस साल तो पे करना, पिछले साल का तो पिछले साल पे कर चुके हैं ना। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना बच्चे, 80,000। ठीक है जी, सबको ऐड किया तो कितना आ रहा है, करिए फटाफट ऐड। उसको बोल देंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने बता दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आ गया, 2,20,000। ये आंसर आ गया। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया अच्छे से। चले एक न्यूमेरिकल और देता हूं, बताइए। चले वीडियो की क्लोजिंग में चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी ये होगी इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्या निकालना हमने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या आता है मेरा यहां पर, नेट प्रॉफिट, जो कि मेरा क्या बनता है, ओपनिंग सरप्लस माइनस क्लोजिंग सरप्लस। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कितना बेटा मेरा 672 और ओपनिंग कितना है 2 लाख। तो कितना आ गया मेरा माइनस होके 472। यही क्या था आप लोगों ने, वेरी गुड। चलो ये दो ट्रीटमेंट मेरी हो चुके हैं। अच्छा पहले फॉर्मेट देख लें, नेट प्रॉफिट होता है, उसके बाद क्या आता है मेरा, एड टू जनरल रिजर्व या रिजर्व। ठीक है ना, रिजर्व आता है, फिर क्या आता है उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड, फिर क्या आता है इंटरिम डिविडेंड, फिर क्या आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 4 चीजें आती है ना मेरी। चलिए ढूंढते हैं अब। तो रिजर्व को देखते हैं। तो रिजर्व हमारा यहाँ पर अब तक हमने क्या था, जनरल रिजर्व। अब क्या आ गया, DRR, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, एड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना बेटा 2 लाख डाल दिया यहाँ पर। ठीक है जी, आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अच्छा ये भी हो गया। प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का ही लिया जाता है, तो यहां पर लिख देंगे हम डिविडेंड। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है, आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, डिविडेंड कितना हो रहा है 180 लिख दिया, ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो जाती है उसके लिए। ये भी हो गया। इंटरिम डिविडेंड हम ले सकते हैं जी। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट नहीं है, ये केवल इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर। बैलेंस शीट होता तो इंटरिम डिविडेंड कहा था मेरा, एडजस्टमेंट में। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे हम सर इंटरिम डिविडेंड। वो कितने का है मेरा 144 का। आप पूरा लिखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। फिर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, मेड आता है। ठीक है, पेड नहीं आएगा, जो मेड हुआ करंट ईयर का, करंट ईयर का होना चाहिए और मेड होना चाहिए। वो कितना आ जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आ गया बेटा 2 लाख का। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 11,96,000। ये विजिबल हो रहा है वीडियो में। तो यहां पर लिख देंगे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका हमारा यहां तक हो चुका है। अगर टाइम लगा तो हम और वीडियोस को भी देखेंगे। टिल दैट टेक केयर, बाय।